हेलो। यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके रिपोर्ट और इंडेक्स, जो कि दोनों ही के एग्जाम में देखे जाएं तो आने वाले एक प्रमुख कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और 2 से 4 प्रश्न आराम से आपको रिपोर्ट और इंडेक्स यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर पीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट और इंडेक्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख घटना या कौन कौन से प्रमुख सूचकांक या रिपोर्ट हैं, किसके द्वारा जारी की जाती हैं और उससे संबंधित घटनाक्रमों को लेकर किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी, विश्व आर्थिक मंच, सी, विश्व व्यापार संगठन, डी, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। यहाँ पे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? 4 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी संस्था है जो कि इस रिपोर्ट को जारी करती है। 10 सेकंड है आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए यहाँ पे फटाफट सभी लोग अपने अपने आंसर देंगे। 10 सेकंड है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका बी। क्यों है तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 नामक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार, नागरिक समाज में विश्व के नेताओं के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करता है। यह 5 श्रेणियों में जोखिमों को ट्रैक करता है। कौन कौन सी हैं? जिसमें आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी, इन 5 ही श्रेणियों में यहाँ पर आपको देखा जाए तो जोखिम किस तरीके के हैं उनको यहाँ पर उनको ट्रैक करना, उनकी गणना करना। विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनोवा में स्थित है। और यहाँ पर देखिए, स्विट्जरलैंड अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में से मान्यता प्राप्त है। इसका मिशन है फोरम वैश्विक क्षेत्रीय औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराना। अतः यहाँ पे विकल्प होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टाइगर रिजर्व को वन क्षेत्र में पहली बार 2021 में जोड़ा गया। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और तीसरा, पन्ना टाइगर रिजर्व में भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। तो ये बताइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के दृष्टिकोण से 3 जो कथन इसमें दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। कौन सा डेटा इसमें सही है, कौन से कथन इसमें सही हैं? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट में देखिए आंसर यहाँ पे बी है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है, जिसे रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ और वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का ये 17वां यहाँ पे प्रकाशन है। देखा जाए तो ISFR 2021 की जो विशेषताएं हैं, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, वन का आकलन किया गया। अतः कथन 1 यहाँ पर सही है। इसके साथ वर्ष 2011 से 21 के मध्य जो बाघ गलियारे रहे हैं, उनका देखिए वन जो क्षेत्र है वो 37.15 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.32% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.04% की यहाँ पर कमी आई है। साथ ही इन्होंने बताया है कि 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्य के वनावरण में वृद्धि हुई है, 32 बाघ अभ्यारण्य के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है।
जैसे कि बक्सा पश्चिम बंगाल, अनामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जबकि यहाँ पर कवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक, सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कमी हुई। अरुणाचल प्रदेश के आपके यहाँ पक्के टाइगर रिजर्व सबसे अधिक, यहाँ पर लगभग 97% वन आवरण है, अतः कथन 3 सही नहीं है। रिपोर्ट के अन्य निष्कर्षों पर अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पहला यहाँ पे देखिए, जो क्षेत्र में वृद्धि के लिए पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में यहाँ पे वृद्धि बताई गई है। दूसरा, भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है। वनों में वृद्धि और कमी की स्थितियों के आधार पर राज्यवार यहाँ पे डेटा दिया गया, जैसे कि वनावरण में देखें, जो सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य रहे उसमें तेलंगाना 3.07%, आंध्र प्रदेश 0.2%, ओडिशा 1.04% रहे। वहीं वनावरण सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हुई है। इसके साथ ही साथ उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले जो राज्य हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक या सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र है, अतः कथन 2 सही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष जो 5 राज्य, इसमें मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वनावरण शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। मैंग्रोव को लेकर भी देखिए, यहाँ पे डेटा दिया गया है कि मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई और भारत का कुल मैंग्रोव आवरण हो गया है 4,992 वर्ग किलोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनइक्वालिटी किल्स शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर भारत में कोविड महामारी के कारण विकृत हो रहे आय के विभाजन की ओर इशारा किया। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ए, विश्व आर्थिक मंच, बी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, सी, विश्व बैंक, डी, विश्व व्यापार संगठन। तो ये बताइए, इनइक्वालिटी किल्स शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जो है ये वैश्विक स्तर पर और भारत में कोविड महामारी के कारण विकृत आय के विभाजन की ओर जो इशारा कर रही है, किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। आंसर यहाँ पे आपको 10 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किसकी है, किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ए, बी, सी, डी। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। नहीं पता है आप स्किप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए आंसर है आपका बी। हाल ही में इनइक्वालिटी किल्स शीर्षक वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट जारी की गई, जिसने वैश्विक स्तर पर भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण आय पर बुरे प्रभाव की ओर इशारा किया। ऑक्सफैम लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है जो गरीबी के अन्याय को खत्म करने के लिए मिलकर काम करता है। इसका मतलब है हम उस असमानता से निपटते हैं जो लोगों को गरीब रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में देश के 84% परिवारों की आय में गिरावट आई, लेकिन साथ ही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ हो गई। वर्ष 2020 में 4.6 करोड़ अधिक भारतीयों के अत्यधिक गरीब होने के अनुमान, जो संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार नए वैश्विक गरीबों का लगभग आधा हिस्सा है, अतः विकल्प यहां पर भी सही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए, विश्व बैंक, बी, विश्व आर्थिक मंच, सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहां पर बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है ए, बी, सी, डी में से? चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहां पे आंसर देखिए क्या है। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट यहां पर जारी की है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 में वर्ष 2023 के लिए व्यापक श्रम बाजार अनुमान भी इसमें शामिल है। यह आकलन बताता है कि दुनिया भर में श्रम बाजार में किस प्रकार सुधार हुआ है, जो महामारी से उबरने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को दर्शाता है और श्रमिकों तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न समूहों पर का प्रभाव का विश्लेषण करता है। इस संगठन को वर्ष 2019 की वर्षाय संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो कि इस विश्वास के साथ गठित किया गया था कि सार्वभौमिक शांति स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बना। यह एक त्रिपक्षीय संगठन है जो कार्यकारी निकायों, सरकारी नियोक्ताओं, श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और इसमें कुल 187 सदस्य हैं और इसका विकल्प यहां पर C सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित करता है? A ऑक्सफैम इंटरनेशनल, B ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, C इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, D विश्व न्याय परियोजना। तो बताइए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा यहां प्रकाशित किया जाता है? चलिए आंसर यहां पे चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका बी है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। यह 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों पर निर्भर करता है और इसमें 0 से लेकर 100 तक के स्तर के पैटर्न उपयोग किए जाते हैं, जहां 0 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार है और 100 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट से है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई? 1993 में, और बर्लिन में ये की गई थी, जो कि जर्मनी में यहाँ पे पड़ता है। देखा जाए किसी भी संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों को भी यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु यहाँ पे कार्यवाही करना है, और इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कई देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उन्हें धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड 2 कथन हैं, दोनों ही कथन यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड बताने हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, कौन कौन से इसमें सही हैं वो पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना आंसर देना है। चलिए 10 सेकंड में अपने आंसर यहाँ पे सबमिट करें इस क्वेश्चन का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पे ए है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है किसी एक विशेष देश के पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अतः कथन एक यहाँ पर देखें तो सही है। यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन यानी कि हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। इसे 2006 में यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसमें 199 पासपोर्ट यहाँ पर शामिल हैं। इसे पूरे वर्ष वास्तविक समय में जब वीजा नीति परिवर्तन प्रभावी होती है तो इसका अद्यतन किया जाता है। वैश्विक रैंकिंग की अगर हम बात करें तो जापान और सिंगापुर देखें तो शीर्ष देश रहे यहाँ पर। जर्मनी, दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, और फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, इराक जो है सबसे खराब पासपोर्ट रखने वाले देश बने हुए थे।
भारत के प्रदर्शन के आधार पर अगर बात करें 2020 में भारत का पासपोर्ट था 84 स्थान पे, जबकि 2016 में देखें तो भारत माली और उज्बेकिस्तान के साथ 50वें स्थान पे था। इस वर्ष 2022 में ये 83वें स्थान पे आ गया है और रवांडा और युगांडा के बाद अफ्रीका के साओ टोमे प्रिंसिपे के साथ अपना स्थान साझा कर रहा है। इस प्रकार भारत के पास अब ओमान, आर्मेनिया के नवीनतम परिवर्धन के साथ दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त यहां पर पहुंच है। भारत ने वर्ष 2006 के बाद सूची में 35 और गंतव्य स्थान जोड़े हैं, अतः कथन 2 यहां पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, यह केवल खनन, विनिर्माण, बिजली जैसे व्यापक क्षेत्रों की विकास दर को मापता है। तीसरा, आईआईपी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीति निर्माण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से रिलेटेड कथनों पर विचार करें, उसका आंसर दें। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर इसका है सी, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को लेकर आईआईपी एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, अतः कथन 1 यहां पर सही है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को भी मापता है। व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली, उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, अतः कथन 2 यहां पे सही नहीं है। आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 है और इसका उपयोग नीति निर्माण के उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, अतः कथन 3 यहां पर सही है। त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिए आईआईपी का अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है यहां पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित की गई है। दूसरा, रहने के दृश्य तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तीसरा, अहमदाबाद को शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए आपका सी है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि तेल अवीव इजराइल की राजधानी में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है, अर्थात कथन 2 यहां पर सही है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, उसके बाद ज्यूरिख हांगकांग का स्थान है। इस सूची में न्यूयॉर्क 6ठे स्थान पर और जिनेवा यहां पे आपको 7वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित की गई है। यह विभिन्न शहरों में रहने के संकेतकों की लागत की तुलना करता है, अतः कथन 1 यहां पर सही नहीं है। देखिए इस सूचकांक में न्यूयॉर्क शहर में कीमतों के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत मुद्राओं वाले शहरों की रैंकिंग उच्च दिखाई देने की संभावना है। भारतीय परिदृश्य में देखें तो सर्वेक्षण में भारत के अहमदाबाद, गुजरात को शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 3 सही है। सबसे सस्ते शहरों में दशमिक सीरिया की राजधानी शीर्ष पर है। इसके बाद यहां पर देखें तो त्रिपोली, लीबिया, तास्कन उज्बेकिस्तान, ट्यूनिस ट्यूनीशिया, अल्माटी कजाकिस्तान का स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेतन दर सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। दूसरा, WRI के लिए आधार वर्ष 2063-65 से बदलकर 2016 कर दिया गया। और तीसरा, अभ्रक खान उद्योग के स्थान पर तेल खनन उद्योग को WRI बास्केट में पेश किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। चलिए जल्दी से यहां पे आंसर बताएं क्या होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर है आपका डी है। ठीक है, हाल ही में सरकार ने वेतन दर सूचकांक के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर 2016 कर दिया, जो 1963-65 के आधार पर वर्ष से संबंधित पुरानी श्रृंखला को परिवर्तित करेगा। अतः कथन 2 यहां पर सही है। वेतन दर सूचकांक संख्या समय की अवधि में वेतन दरों में सापेक्ष परिवर्तनों को मापती है। किसी उद्योग में उच्च या निम्न वेतन दर सूचकांक अन्य उद्योगों की तुलना में उस उद्योग में उच्च या निम्न वेतन दर को इंगित नहीं करता। एक आधार वर्ष पर एक आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला में से पहला वर्ष होता है। आमतौर पर इसे 100 के स्वैच्छिक स्तर पर निर्धारित किया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की, जिसे मंत्रालय के संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो के द्वारा यहां पे संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। अतः कथन 1 भी यहां पर सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। WRI नई श्रृंखला मौजूदा वार्षिक श्रृंखला के स्थान पर अर्धवार्षिक आधार अर्थात हर वर्ष यहां पे जनवरी और जुलाई में संकलित की गई। नए WRI बास्केट में 2016 में 100, पुरानी में देखा जाए तो यहां पर 100 की तुलना में व्यवसाय और उद्योगों के मामले और दायरे को कवरेज को बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ा बहुत यहां पर और है, देखते हैं। यहां पे देखिए नई श्रृंखला में शामिल किए गए 37 उद्योगों में कपड़ा, वस्त्र, पेट्रोलियम सहित विनिर्माण के 16 नए उद्योग शामिल हैं। नई श्रृंखला में खनन क्षेत्र को 3 अलग अलग प्रकार के खनन अर्थात कोयला, धातु, तेल का अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए नए बास्केट में अभ्रक खदान उद्योग के स्थान पर तेल खनन उद्योग को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अतः कथन 3 सही है। साथ ही कुल 3 बागान उद्योग, चाय, कॉफी, रबर को नए WRI बास्केट में जोड़ा गया है, जबकि शीर्ष 5 उद्योगों में मोटर वाहन, कोयला, कपड़ा, लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र का समग्र तौर पर 40% यहां पर हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रकाशित की गई? ए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, बी विश्व न्याय रिपोर्ट, सी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित की गई है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर है आपका ए है। ठीक है, विश्व असमानता रिपोर्ट ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा यहां पर जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता को लेकर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, अतः विकल्प ए सही है। यह रिपोर्ट बताता है कि वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का सबसे अपडेटेड संश्लेषण प्रस्तुत करती है। दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपत्ति है, जो कुल संपत्ति का मात्र 2% है, जबकि दुनिया के सबसे अमीर यहां पे 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है। भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है, जिसमें शीर्ष एक आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा यहां मौजूद है और नीचे आधे हिस्से के पास यहां पर 13% हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, सी यूनिसेफ, डी वेल्थुंगर हेल्थ। तो बताइए यहां पर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका बी। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 195 देशों के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं के आकलन और बेंचमार्किंग की गई है। इसमें
न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी में से विकसित किया गया है। और एनटीआई गैर लाभकारी वैश्विक सुरक्षा संगठन है जो मानवता को खतरे में डालने वाले परमाणु और जैविक खतरों को कम करने पर यहाँ पर केंद्रित है। देखा जाए तो जॉन हॉपकिंस सेंटर सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए बनाया गया है। इसमें रैंकिंग करने के तरीकों में देखें तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 6 श्रेणियों में देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमताओं का यहाँ पे आकलन करता है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, इंडिकेशन, कैटेगरी और जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया है। साथ ही देखिए जो 6 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए रोकथाम, जो रोगजनकों के उद्भव की यहाँ पे रोकथाम करता है। दूसरा पता लगाना और रिपोर्टिंग, जिसमें संभावित अंतर्राष्ट्रीय चिंता की महामारी के लिए प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग शामिल है। तीव्र प्रतिक्रिया में एक महामारी के प्रसार की तीव्र प्रतिक्रिया और समन शामिल हैं। स्वास्थ्य प्रणाली के तहत बीमारों के इलाज, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन, जिसमें राष्ट्रीय क्षमता में सुधार के लिए प्रतिबद्धता, कमियों को दूर करने हेतु वित्तीय योजना और वैश्विक मानदंडों का पालन है। जबकि पर्यावरण जोखिम, जो समग्र पर्यावरण जोखिम, जैविक खतरों के प्रति संवेदनशीलता है। अतः विकल्प भी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, संकेतकों को स्वास्थ्य परिणाम, शासन और सूचना तथा प्रमुख इनपुट प्रक्रिया के डोमेन के तहत समूहीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए आंसर यहां पे चेकआउट करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका सी। नीति आयोग ने 2019-20 में राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। सूचकांक को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के निकट परामर्श से विकसित किया गया था। कथन एक यहाँ पर सही है। इसमें देखिए स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ उनकी समग्र स्थिति पर केंद्रित है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वार्षिक उपकरण है जिसे वर्ष 2017 में संकलित व प्रकाशित किया गया। यह स्वास्थ्य परिणामों, शासन और सूचना, प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं, डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है। अतः कथन 2 यहां पर सही है। स्वास्थ्य परिणाम के लिहाज से देखा जाए तो इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात जैसे पैरामीटर शामिल हैं। शासन और सूचना के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें स्वास्थ्य से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की संस्थागत, प्रसव, औसत ऑक्यूपेंसी जैसे पैरामीटर भी शामिल हैं। मुख्य इनपुट प्रक्रियाएं देखें तो इसमें स्वास्थ्य देखभाल में कमी का अनुपात, कार्यात्मक चिकित्सा सुविधाएं, जन्म मृत्यु पंजीकरण, तपेदिक उपचार आदि इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार राज्य की आबादी में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है। दूसरा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल भारत में आधारभूत बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। ये बताइए भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। एमपीआई के दृष्टिकोण से यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर यहां पे देखते हैं। देखिए आंसर है आपका सी। राष्ट्रीय एमपीआई के मापन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत मजबूत कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 पर आधारित है जिसे वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था।
HS4 के डेटा का उपयोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बड़े पैमाने पर होने से पहले के मापन हेतु आधारभूत बहुआयामी गरीबी पर एक उपयोगी स्रोत के रूप में किया जाता है। अतः कथन 2 यहां पर सही है। सूचकांक के निष्कर्षों में पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि बिहार राज्य की आबादी में गरीबी अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश है जहां बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। कथन 1 सही है। केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम गरीबी स्तर दर्ज की गई। इसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान है। और बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। अगला क्वेश्चन, खाद्य मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, यह खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को मापता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। खाद्य मूल्य सूचकांक, चलिए आंसर यहां पे देखते हैं। देखिए आंसर यहां पे सी, खाद्य मूल्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अतः कथन 1 यहां पर सही है। इसे वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी मदद करने के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। FAO जो है फूड प्राइस इंडेक्स, खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है। अतः कथन 2 यहां पर सही है। यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस, चीनी की टोकरी के मूल्यों में हुए परिवर्तन को मापता है और इसका आधार वर्ष है 2014 से 2016। अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, यह राज्यों को सड़क, रेल, गोदाम आदि जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर रैंक प्रदान करता है। तीसरा, गुजरात लगातार 3 साल से रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स के दृष्टिकोण से यहां पर बताइए जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए उसके विकल्प के रूप में, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ए, बी, सी, डी। क्या इसका राइट आंसर होगा? चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर है, हाल ही में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट सूचकांक 2021 यहां पर जारी की। अतः कथन 1 इसमें सही है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। लीड्स रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां वे लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। दूसरा, राज्यों को सड़क, रेल, वेयरहाउसिंग जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, क्षमता के साथ साथ कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति, नियामक अनुमोदन सहित लॉजिस्टिक के संचालन में आसानी के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। अतः कथन 2 यहां पर सही है। रिपोर्ट की संरचना 3 आयामों के आधार पर की गई है जो सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक सुविधा को प्रभावित करते हैं। अवसंरचना, सेवाएं, संचालन, नियामक इकोसिस्टम, जिन्हें 17 मापदंडों में वर्गीकृत किया जाता है। राज्यों की रैंकिंग देखें तो इसमें शीर्ष प्रदर्शक के रूप में गुजरात, हरियाणा, पंजाब लीड्स 2021 के इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं। यह लगातार तीसरा साल है जब गुजरात रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। अतः कथन 3 सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान यहां पर दिल्ली का है। उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय क्षेत्र के तहत जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद यहां पे सिक्किम और मेघालय है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान यहां पे शुरू किया गया था? ए COP28, बी COP25, सी COP26, डी COP24। तो ये बताइए ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव के निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान शुरू किया गया था? ए, बी, सी या डी?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पे सी। हाल ही में 10 संगठनों के एक वैश्विक गठबंधन ने ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के एडॉप्शन डे के अवसर पर लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला क्यूरेटेड ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स होगा। इसे जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलेपन का आकलन करने हेतु एक सार्वभौमिक मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया है। यह उभरते विकासशील देशों की आबादी को सूचित करने और उनकी रक्षा करने के लिए जलवायु एवं प्राकृतिक खतरों के जोखिमों से संबंधित डेटा प्रदान करेगा, जो जलवायु के प्रति लचीले विकास पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश को जुटाने के लिए आधार प्रदान करेगा। इसका उपयोग सभी आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्रों के समग्र जोखिम प्रबंधन में किया जा सकता है, अतः विकल्प सी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया जाता है। दूसरा, यह संपूर्ण भारत में मजबूत एसडीजी निगरानी सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो ये बताइए एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 के दृष्टिकोण से यहाँ पे कौन से कथन दो दिए हैं, दोनों में से कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर यहां पे है डी। ठीक है, आंसर क्या है? डी है। हाल ही में भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सहित शहरी सूचकांक डैशबोर्ड को 2021-22 जारी किया, अतः कथन एक यहां पर सही नहीं है। एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 एसडीजी के स्थानीयकरण को और मजबूत करेगा, शहर स्तर पर मजबूत एसडीजी निगरानी सुनिश्चित करेगा, अतः कथन दो भी यहां पे सही नहीं है। शहर तीव्रगति से विकास का इंजन बन रहे हैं। एसडीजी अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड शहरों में एक मजबूत एसडीजी निगरानी प्रणाली विकसित करने में एक महत्वपूर्ण या स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के एसडीजी स्थानीयकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है? ए पोषण, दूसरा विद्यालय में उपस्थिति, तीसरा पीने का पानी और चौथा बैंक खाता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी केवल एक, डी एक दो तीन चार। तो ये बताइए भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग करते हैं? चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर है आपका डी। भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के 3 वृहद आयामों में परिवारों का सामना करने के लिए किया जाता है और इसमें देखा जाए तो कई अभावों को ये दर्शाता भी है, जिसमें राष्ट्रीय एमपीआई आयाम, संकेतक और भार यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। इसमें देखा जाए तो आपके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पर देखा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर यहाँ पे सारा आपको इंडेक्स इसमें दिया गया है। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको एमपीआई के सारे डेटा आपको मिल जाएंगे और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका विकल्प डी जो है वो यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा जारी किया गया। दूसरा, निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 2013-14 में 35% से घटकर 2018-19 में 21% हो गया। तीसरा, त्रिपुरा में भारत में सबसे कम महिला शिक्षक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो तीन। तो ये बताइए स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया के दृष्टिकोण से जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं? 4 विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। कौन सा इसका राइट आंसर है? 10 सेकेंड है आपके पास, अपने आंसर को सबमिट करें। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021।
चलिए आंसर यहां पे चेकआउट करते हैं। देखिए आंसर है आपका सी है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया। अतः कथन एक सही है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में शिक्षकों की कमी बताई गई है। कहा गया कि देश में लगभग 1.2 लाख एकल शिक्षक विद्यालय हैं, जिनमें 89% यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में शिक्षकों की मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए 11.16 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत है। इसमें राज्यों का जो प्रदर्शन है महिला शिक्षक के लिहाज से देखा जाए, त्रिपुरा में सबसे कम महिला शिक्षक हैं, इसके बाद आसाम, झारखंड, राजस्थान। अतः कथन 3 सही है। महिला शिक्षा के संदर्भ में गोवा, दिल्ली, केरल, चंडीगढ़ यहाँ पे सबसे आगे हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, जो निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के अनुपात में 2013-14 में 21% से बढ़कर 2018-19 में 35% हो गया। अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक 30.1 और उच्च कक्षा में 35:1 यहां पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दुनिया के सभी पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उनके धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, जापान लगातार 3 वर्षों से रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और तीसरा, वर्ष 2019 के बाद सूचकांक भारत की स्थिति में लगातार गिरावट का रुझान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है यहां पे डी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। अतः कथन 1 यहां पर सही है। यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एंड केलिन द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक यहां पर डेटाबेस प्रदान करता है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया। 199 देशों के पासपोर्ट इसमें शामिल हैं। वैश्विक रैंकिंग के आधार पर जापान, सिंगापुर शीर्ष पर रहे हैं और यहां पर इन देशों के 100 पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है, जबकि दक्षिण कोरिया को, जर्मनी को दूसरे स्थान पर है। यह लगातार तीसरी बार है जब जापान यहां पर शीर्ष पर है और यह कथन 2 अर्थात सही है। वहीं इस रैंकिंग में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, यमन सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं। भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत इस रैंकिंग में 90वें स्थान पे पहुंच गया और भारत के पासपोर्ट धारकों कुल यहां पे 58 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ज्ञात हो कि भारत तजाकिस्तान, बुर्किना फासो के साथ रैंक साझा कर रहा है। जनवरी 2021 में सूचकांक 50वें, 2020 में 84वें और 2019 में यह 82वें स्थान पे था। अतः कथन 3 भी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, पिछले 2 दशकों में भारत का औसत स्थलीय जल संग्रहण का नुकसान वैश्विक औसत से अधिक है। और तीसरा, भारत के उत्तर पूर्वी भाग ने देश के भीतर सबसे अधिक यानी कि यहां पर स्थलीय जल संग्रहण का हानि का अनुभव किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2, 3। तो ये बताइए स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड 3 कथन में से कौन से कथन हैं जो कि यहां पर सही है? ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शन है। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो चलिए फटाफट अपने अपने आंसर को यहां पर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका ए है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 जारी की है और यह स्थलीय जल संग्रहण पर केंद्रित है। तो पहला तो कथन सही है। दूसरे की ओर आते हैं। स्थलीय जल संग्रहण देखें तो इसका आशय है भूमि की सतह पर, उपसतह पर जल से, जिसमें सतही मिट्टी की नमी, बर्फ और भूजल शामिल है।
वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें तो स्थलीय जल संग्रहण में बीते 20 वर्षों में अर्थात 2002 से 2021 में प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से गिरावट आ रही है। सबसे अधिक जो नुकसान है वो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में हुआ है, लेकिन कई अत्यधिक आबादी वाले देशों में स्थलीय जल संग्रहण में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय परिदृश्य में देखें तो भारत का जो स्थलीय जल संग्रहण है वो प्रतिवर्ष कम से कम 3 सेंटीमीटर की दर से गिरावट आ रही है और कुछ क्षेत्रों में 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आ रही है, अतः कथन 2 यहां पर सही है। यदि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जल भंडारण के नुकसान को छोड़ दिया जाए तो भारत ने स्थलीय जल भंडारण सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया है और भारत स्थलीय जल संग्रहण नुकसान के मामले में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। भारत के उत्तरी हिस्से में देश के भीतर सबसे अधिक नुकसान हुआ है, अतः कथन 3 यहां पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है? पहला मानव पूंजी सूचकांक, दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तीसरा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। तो निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर है यहां पे ए। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता हेतु वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। बैंक मुख्य रूप से एक ऐसे संगठन के रूप में कार्य करता है जो मध्यम और निम्न आय वाले देशों को विकासात्मक सहायता प्रदान करके गरीबी से लड़ने का प्रयास करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट में मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यहां पर शामिल है। साथ ही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, अतः विकल्प ए यहां पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे विश्व बैंक ILO द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। दूसरा, यह अपने संकेतकों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर का उपयोग करता है। तीसरा, यह एक बहुआयामी रूप से गरीबी की श्रेणी में आता है यदि यह 1/3 से अधिक भारित संकेतकों से वंचित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से बताएं। 10 सेकंड है आपके पास। 3 कथन हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑप्शन यहाँ पर विकल्प अर्थात चयन करना है। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर है सी। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 2010 में इसे विकसित किया गया। कथन 1 यहाँ पर सही नहीं है। MPI का विचार है, इस विचार पर आधारित है गरीबी एक आयाम नहीं है। यह न केवल आय पर निर्भर करती बल्कि एक व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य आज के कई बुनियादी जरूरतों की कमी यहाँ पर हो सकती है। यह सूचकांक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित है जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे व्यक्तिगत सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है। MPI 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। इस प्रकार शिक्षा, स्कूली शिक्षा, बाल नामांकन के वर्ष प्रत्येक का 1/6 या कुल 2/6 है। स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण का स्तर 1/6 कुल का 2/6 और जीवन स्तर, बिजली, फर्श, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, संपत्ति प्रत्येक का 1/18 कुल 2 यहाँ पे 6 है। अतः कथन 2 यहाँ पर सही है। यह बताता है कि लोग 3 प्रमुख आयामों किस प्रकार पीछे रह जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के 10 संकेतक शामिल हैं। जो लोग इन भारित संकेतकों में कम से कम यहाँ पर 1/3 अर्थात 33% से अधिक के अभाव में अनुभव करते हैं वे बहुआयामी रूप से गरीबी की श्रेणी में आते हैं। अतः कथन 3 यहाँ पर सही है। MPI इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपरिक पद्धति की तुलना में गरीबी को विभिन्न आयामों से पहचानता है जो केवल आय या मौद्रिक शर्तों से गरीबी को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों को मौसम संबंधी खतरों के खिलाफ उनकी जानकारियों के आधार पर रैंक करता है। भारत लगातार 2 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित 5 देशों में से एक है। और चौथा, सूचकांक मौसम से संबंधित घटनाओं के प्रभाव की गणना घातक और आर्थिक नुकसान दोनों के संदर्भ में रखता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी केवल 4, डी 1 2 3। तो ये बताइए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है आपका सी है, ठीक है। क्यों है तो वो चेकआउट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया, अतः कथन एक सही नहीं है। यह सूचकांक का 16वां संस्करण है, प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। 2019 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों और 2000 से 2019 के दशक के आंकड़ों का यहाँ पर विश्लेषण किया गया। सूचकांक इस बात का विश्लेषण करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न मौसम संबंधी घटनाओं, तूफान, बाढ़, हीटवेव आदि से देश और क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके अंतर्गत घातक मानवीय प्रभावों, प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान दोनों का विश्लेषण किया जाता है, अतः कथन 4 यहां पर आपका सही है। इसमें देखा जाए तो चरम मौसम की घटनाएं सबसे अधिक गरीब देशों को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से खतरे के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनकी प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, इन्हें पुनर्निर्माण पुनर्प्राप्ति के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन से ऊंचाई वाले देश भी यहाँ पे प्रचंड रूप से प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 7वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में यह 5वें स्थान पर था, अतः कथन 3 सही नहीं है। भारतीय मानसून 2019 में सामान्य अवधि से एक माह अधिक समय तक जारी रहा है। इसके चलते अत्यधिक बारिश के कारण काफ़ी कठिनाई हुई। इस दौरान बारिश सामान्य से 110% तक हुई, जो कि वर्ष 1994 के बाद सबसे अधिक है। भारत में कुल 8 चक्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिनमें से चक्रवात फानी 2019 में के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ था, अतः विकल्प सी भी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक भुखमरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा जारी की गई। दूसरा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक का स्कोर 4 घटकों पर आधारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 10 सेकंड है, आंसर दीजिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे बी है, ठीक है। क्यों है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड और वेल्थुंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया। 2021 में देखा जाए तो भारत को 116 में से 101वां स्थान मिला, 116 देशों में 101वां स्थान मिला, था कथन 1 यहाँ पे सही नहीं है। जीएचआई की गणना 4 संकेतकों पर आधारित है। अल्पोषण अर्थात अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की यहाँ पर मृत्यु दर को यहाँ पे दर्शाता है, अतः कथन 2 यहाँ पर सही है। 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर जीएचआई के यहाँ पे 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है। जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, वहीं यहाँ पे 100 सबसे खराब माना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट चर्चा में रही। यह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो बताएं यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? आज का हमारा अंतिम प्रश्न रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड। 10 सेकंड है आपके पास अपने इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पे बी, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की। यह ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों के महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि
अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह वार्षिक प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो यूके में जलवायु परिवर्तन के लिए सरकारों पर अधिक दबाव का यहाँ पे संकेत दिया गया, तब विकल्प भी यहाँ पर आपका सही है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे होता है समाप्त। रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड ये आपका पहला वीडियो है। कल एक और वीडियो आपको मिलेगा रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड। और इस वीक हमारा जो शेड्यूल था कि हमने यहाँ पर पॉलिटी और रिपोर्ट और इंडेक्स कंप्लीट करना है, वो नेक्स्ट आपको फ्राइडे के दिन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। कल मिलेंगे यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड एक और चीज़ आपको वीडियो को लेकर। तब तक यहाँ पर इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड आते हैं। तो आप इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से आप रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड सारे प्रश्नों को अर्थात 4-5 क्वेश्चन सही करने वाले हैं, जिनको ज़रूर यहाँ पर रेगुलर देखना है, ताकि यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए और आराम से आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन अर्थात 8 अंक आपके बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।